सिविल सर्विसेज की तैयारी एक सपना है और ये उनका सपना है जो भारत की प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ये सेवा एक ऐसी सेवा है जिसके थ्रू लोग आईएएस, आईपीएस जैसे पदों पर सिलेक्ट होते हैं। लाखों लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन क्या सब सिलेक्ट होते हैं? नहीं, इसमें सभी का सिलेक्शन नहीं होता। तो क्या ये परीक्षा कठिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये परीक्षा बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो क्यों लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं? एक बड़ा प्रश्न है कि सिलेक्शन जितनी मेहनत करने के बाद भी बहुत सारे लोग सिलेक्ट नहीं होते। वो कहते हैं कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, 18 घंटे पढ़ाई की, लेकिन आप जब उनसे रिजल्ट पूछते हैं उनको कहते हैं प्री नहीं निकला है मेरा, 2 बार हो गया, ऐसा हो गया। क्या वो मेहनती नहीं है? ऐसा नहीं, वो मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो बार बार वो रिपीट करते हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। ये क्या है? एक अध्यापक के रूप में या एक मेंटर के रूप में जब कभी मेरे पास आता है, मुझसे पूछता है कि सर मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए, और मैं अपने सामने ही बच्चों को जब तैयारी करते हुए देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि उनको जो बताया गया उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें बार बार लोग करते हैं और जो कि उनकी उस असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन कमियों को बताऊं तो सबसे पहली कमी, इतने उत्साह में होते हैं जब अपनी इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करते हैं कि उनको लगता है कि बस एक साल में हम अधिकारी बन जाएंगे। अरे भैया, बन जाओगे, लेकिन ये सोचने से नहीं बनोगे, बल्कि एक सही तरीका अपनाने से बनोगे। क्योंकि बिना अच्छी योजना के तो एक छोटा सा काम भी नहीं किया जा सकता। ये तो एक जीवन का युद्ध है। आप एक नई स्थिति, एक नए स्टेटस को प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए आपके पास एक अच्छी योजना होनी चाहिए। लेकिन शुरू कर दिया, तैयारी स्टार्ट कर दिया और योजना कोई नहीं है। अगर आप अपनी गलतियों को जानें तो दूर करना भी संभव है। तो पहली गलती जो मेरी नज़र में बच्चे करते हैं, वे तैयारी शुरू करते ही उन किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं जो किताबें हाई स्टैंडर्ड की होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, और वो बेस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। यानी फंडामेंटल्स को नज़रअंदाज करके वो सीधे उन किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, उन बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं जो बुक्स अपर स्टैंडर्ड की हैं। यानी कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि आप अपना बेस तैयार करिए पहले, फंडामेंटल, उसको अवॉइड करना पहली गलती। फंडामेंटल्स कैसे तैयार करेंगे? इसके लिए अच्छी सूरत है एनसीईआरटी। लेकिन अगर मैं ये कहूं एनसीईआरटी पढ़ लो, फंडामेंटल तैयार हो जाएगा, रॉन्ग। यहां पे भी गलत हो, क्योंकि 90% लोग यही करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लो। क्या पढ़ लो भैया? 11, 11, 12, 8, 9 सब पढ़ा है, अब क्या पढ़ लें? पढ़ने का तरीका नया अपना लो। कैसे? आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन, मान लीजिए आप ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, आप सिर्फ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के उठा लीजिए, ज्योग्राफी के टॉपिक सिलेक्ट करिए कि किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। मान लीजिए वोल्केनो से पूछा जा रहा है, तो आप उस टॉपिक को 6, 7, 8, 9, 10 के एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए, उसके नोट्स तैयार कर लीजिए। अब आप पूरी लाइफ वोल्केनो से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यानी पढ़ने का तरीका साइंटिफिक होना चाहिए। तो आप ये गलती ना करें, एनसीईआरटी को नज़रअंदाज ना करें और बिना क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को समझे हुए पढ़ाई शुरू करना सिर्फ ऐसे ही बिना तैयारी के, बिना तैरने की प्रैक्टिस किए हुए समुद्र में उतर जाने के बराबर होगा। तो पहले आप सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करें और साथ ही साथ में पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को एक बार एनालाइज करके एनसीईआरटी को पढ़ें। दूसरा, बड़ी तेजी से आप तैयारी शुरू करते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। दूसरी गलती होता है टाइम मैनेजमेंट का ना होना। जो डिफिकल्ट लगा क्लास छोड़ दो, इंस्टीट्यूशन में है डिफिकल्ट लग रहा है क्लास छोड़ दो, या कोई एक टॉपिक अच्छा लग रहा है उस टॉपिक पर ही
पूरा का पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर दिया, अपना ध्यान दे दिया। यानी इक्वल डिवीजन ऑफ टाइम, जब तक हर टॉपिक पे आप बराबर टाइम नहीं देंगे तब तक आपका तैयारी पार्शियल रहेगा। किसी एक सेगमेंट पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा, बाकी सेगमेंट आपकी पहुंच से बाहर हो जाएंगे, तो क्या होगा, बाद में उसी सेगमेंट के आप टीचर बन जाएंगे। सिर्फ इतना होगा, अधिकारी नहीं बनेंगे। अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है तो हर सेगमेंट पे बराबर जोर होना चाहिए। और ये कैसे होगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के द्वारा। एक और गलती लोग करते हैं, हम सर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमारा तो मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा है, वो सीसैट को नज़रअंदाज कर देते हैं। सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आप पिछले सालों के आप डेटा उठा के देखेंगे तो ऐसे बहुत बड़ी संख्या है जिन लोगों ने जीएस में क्वालिफाई किया है लेकिन सीसैट में क्वालिफाई नहीं किया है, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए। यानी सीसैट को नज़रअंदाज ना करें। आप साइंस साइड से हैं या आर्ट साइड से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सीसैट क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि आप साइंस साइड के हैं, मैथ साइड के हैं तो सीसैट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। और ये गलती आपको 1 साल पीछे कर सकती है, आपके प्रीलिम्स में आपको असफल बना सकती है। ऑप्शनल को लेकर भी लोग गलतियां करते हैं। वो गलती जो ऑप्शनल को लेकर करते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है और कई बार लगातार प्री क्वालिफाई करने के बाद भी मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑप्शनल का चयन करते समय सावधानी बरतें। ऑप्शनल पेपर वही लें जो आपके इंटरेस्ट जोन के अंदर आए और सिविल सर्विसेज में कहीं ना कहीं वो आपको रेलेवेंट लगे। अगर आप पिछले सालों के लोगों ने क्या लिया था, कौन सा पॉपुलर चल रहा है सब्जेक्ट, अगर इस टाइप के क्राइटेरिया पर जाएंगे ये गलती मानी जाएगी। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय आप ये देखिए कि वो सब्जेक्ट आपके सिविल सर्विसेज में कितना आपको हेल्प कर रहा है, वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट जोन में कहाँ पर आता है, उसके लिए गाइडेंस कैसे उपलब्ध है। अगर इन सारी चीज़ों को साइंटिफिकली आप हैंडल करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने ऑप्शनल की तैयारी अच्छी कर पाएंगे। एक जो मैंने लगातार देखा है एक गलती और जो बच्चे करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। वे लगातार पढ़ते रहते हैं, कई किताबों को पढ़ते गए, वो दसियों किताब, इतनी सारी मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं मार्केट में कि लाकर पूरी लाइब्रेरी भर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार थॉरली पढ़ें। यानी कि अगर आप मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं तो बेहतर है कि अलग अलग मटेरियल को एक ही टॉपिक पर ना पढ़ें, बल्कि स्टैंडर्ड मटेरियल का सिलेक्शन करें, उसी पर बार बार थॉरली स्टडी करें, जिससे कि विद इन द लाइन जो आप पढ़ते हैं उसके बजाय आप बियॉन्ड द लाइन जाकर उन चीज़ों को समझ सकें। इसके लिए कई बार रीड करना होगा एक मटेरियल को। अगर आप कई सारी किताबों को एक बार पढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूज़न कॉज हो सकता है, किसी बुक में किसी तरीके से बताया गया, किसी बुक में किसी तरह बताया गया है, तो इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन में अब आपको कॉन्फिडेंस भी लूज़ करेंगे, और जब कॉन्फिडेंस लूज़ होता है तो ये एग्ज़ाम कठिन लगने लग जाता है, अरे बहुत कठिन है। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस मजबूत है, बहुत आप अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखे हुए हैं, कभी भी आपको ये एग्ज़ाम कठिन नहीं लगेगा। तो आप अपने ऑप्शनल की तैयारी पर फोकस करें, साइंटिफिकली टाइम मैनेजमेंट बेहतर करें, सीसैट पर फोकस करें, बहुत सारी किताबों को इकट्ठा करने से बचें, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें, एनसीईआरटी पर फोकस करें, और अगर आप इन सारी चीज़ों को करने के साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आप इन गलतियों को ना करें और अपने 1 साल के समय सीमा के भीतर भी आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।